हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अलीशा। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ज़रा सोच के देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसे बताते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, मतलब आप परेशान हैं, और वो आपको सलाह दे कि आप दिन भर कोई काम ना करें, बस एक कमरे में बंद रहें, तो क्या आप ये कर सकते हैं? ये कहानी कुछ इसी तरह है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। इस कहानी में हमारे दो मेन किरदार हैं। पहला किरदार है हमारी नरेटर का, जिसने इस कहानी को लिखा, जिसका कोई नाम तो नहीं दिया गया है, तो हम इसे नरेटर कह के बुलाएंगे। और दूसरा किरदार है जॉन का, जो नरेटर का पति है। इस कहानी की शुरुआत एक डायरी से होती है, जिसमें इस कहानी को लिखा गया है। हमारी नरेटर को कहानी लिखने का बहुत शौक था। वो हर चीज़ अपनी डायरी में लिखा करती। जॉन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। वो पेशे से एक फिजिशियन भी है। नरेटर और जॉन अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पुराने घर में रहने आते हैं, जो कि कंट्री साइड के बाहर का इलाका था। जॉन यहाँ अपनी वाइफ को इसलिए भी लाया था ताकि उसकी वाइफ को, यानी नरेटर को, साफ सुथरी हवा और बेहद खूबसूरत और अच्छा वातावरण मिल सके, क्योंकि उसकी वाइफ को मेंटल डिसऑर्डर था, यानी जिसे हम पागलपन भी कहते हैं। जॉन उसे बताता है कि उसे टेम्पररी नर्वस डिप्रेशन भी है, जो कि उसे उनके पहले बच्चे, क्योंकि उसकी वाइफ को मेंटल डिसऑर्डर था, जिसे हम पागलपन भी कहते हैं। जॉन उसे बताता है कि उसे टेम्पररी नर्वस डिप्रेशन है, जो कि उसे उनके पहले बच्चे के बाद हुआ था। वो दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। वो घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। नरेटर को नीचे की मंजिल के कुछ कमरे पसंद आते हैं, पर जॉन कहता है कि हमें ऊपर वाले मंजिल के कमरे में रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। उन दोनों को उस कमरे में जाके पता चलता है कि शायद पहले इस कमरे में कोई नर्सरी हुआ करती थी। उस कमरे में कई सारी खिड़कियां थी। कमरे के फर्श पर खरोचों के निशान थे और पूरे कमरे की दीवारों पर येलो वॉलपेपर था, जो बहुत फटा और पुराना था। नरेटर को यही कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर जॉन उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है उसे वहीं रहना चाहिए, यह उसके लिए अच्छा है। जब डॉक्टर नरेटर को देखने आता है, तो वो नरेटर को सलाह देता है कि उसे ज़्यादा सोचना नहीं है और ना ही कोई काम करना है, सिर्फ आपको पूरा दिन आराम करना है। डॉक्टर की सलाह के बाद जॉन भी नरेटर को कोई काम करने नहीं देता, पर नरेटर को लिखने का बहुत शौक था। वो जॉन से छुप छुप कर किताबें लिखा करती। वो पूरा दिन कमरे में रहती और कुछ ना कुछ लिखती रहती। वो पूरा दिन उस घर को जांचती रहती, उस घर में सबसे ज़्यादा उस कमरे को। वो पूरा दिन कमरे में रहती और कुछ ना कुछ लिखती रहती। वो पूरा दिन उस घर को जांचती रहती। उस घर से ज़्यादा वो उस कमरे को देखती रहती, और ख़ास तौर पर उस कमरे के वॉलपेपर को, जो कि देखने में बहुत ख़राब और डरावना था। उसे लगता था उस वॉलपेपर में कोई राज है। उसे उस वॉलपेपर में एक औरत दिखती थी। उसे लगता था वो उससे कुछ कहना चाहती है। दिन पर दिन नरेटर का पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा दिन वॉलपेपर को देखना, बार बार उस वॉलपेपर से औरत का दिखना, उसकी बीमारी को और ख़राब कर रहा था। नरेटर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए जॉन फैसला करता है कि वो दोनों उस घर को छोड़ देंगे। उनके घर का सारा सामान जा चुका था और नरेटर के कमरे का भी सारा सामान जा चुका था, सिर्फ बेड को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत भारी था। जॉन नीचे का सामान भेजने का काम कर रहा था। तभी नरेटर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और तय करती है कि आज वो उस वॉलपेपर में फंसी हुई औरत को आज़ाद करके जाएगी। वो दीवार पर लगे हुए वॉलपेपर को फाड़ने लगती है और पूरे कमरे में भागती हुई जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
आवाज़ सुनकर जॉन भागा हुआ कमरे की ओर जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। जॉन कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ यानी नरेटर पागलों की तरह वॉलपेपर को फाड़ रही है और चिल्ला रही है। ये देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। आखिर में नरेटर को समझ आता है उस दीवार में जो औरत थी वो खुद थी। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को लिखा है शार्लेट पर्किंस गिलमन ने, जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन राइटर हैं। ये किताब जनवरी 1892 में पब्लिश्ड हुई थी, जिसे दी न्यू इंग्लैंड मैगजीन ने पब्लिश किया था। शार्लेट की ज़िंदगी खुद भी परेशानियों से भरी रही है। उनके फादर ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया था जब वो बहुत छोटी थी। इनकी एक आंट थी जिन्होंने इनकी फैमिली को सपोर्ट किया। 1884 में इनकी शादी हुई थी जब इन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। उस वक्त इन्हें पोस्टपार्टम डिसऑर्डर हो गया था। डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी थी कि आप कोई काम ना करें और किताबें लिखना बंद कर दें। उस वक्त इन्होंने फेमिनिज्म मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और फेमिनिज्म पर कई चीज़ें लिखी, कई सारा काम किया उसके ऊपर। फिर इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से मरने के बजाय सुसाइड करना मतलब आत्महत्या करना ज़्यादा बेहतर समझा और इन्होंने क्लोरोफॉर्म की हाई डोज लेकर खुद की जान ले ली। ये जो कहानी है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये बेसिकली एक फेमिनिज्म, एक लेडी की सिचुएशन, चाहे वो लेडी है जेंट्स है, वो एक बीमारी के थ्रू हमें एक दिखा रहा है कि आपको किस तरह फैमिली में रहना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को। साथ में राइटर ने जिस तरह स्टोरी को लिखा है वो उस टाइम में जो अमेरिका में जो लेडीज़ का एक आई थिंक जो कहते हैं सोसाइटी में जो जगह थी, जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर, या जो एक लेडी को एक पोजीशन दे रखी थी, वो शायद उसका भी एक डिस्क्रिप्शन हमें बता रहा है कि उस टाइम पे लेडीज़ किस तरह वहाँ पे रहती थी या उन्हें क्या समझा जाता था। और खैर शॉर्ट स्टोरी हालांकि बहुत छोटी ज़रूर है पर बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है। आप सभी मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और तब तक के लिए बाय बाय।